हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 8वां चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। उसी का ये जो है हम लोग दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे प्लीज आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से जो है आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर हम लोग पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में और प्राकृतिक संसाधन के दोहन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज के इस वीडियो में जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 को प्लीज आप लोग फटाफट जाकर के देख लीजिएगा क्योंकि वहां पर हम लोग बात किए हैं रियो या पृथ्वी सम्मेलन जिसको हम लोग बोलते हैं उसके बारे में। पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। एक जगह 1992 में हुआ था, ब्राजील के एक जगह जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, वहीं पे हुआ था। इसमें लगभग 170 देश ने जो है भाग लिया था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका क्या क्या महत्व है। हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी बातों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी। उनके बाद एजेंडा 21 जो है एक प्रकार का रूल कानून बनाया गया था जहां पर कुछ तौर तरीके समझाए गए थे। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। फिर हम लोगों ने विश्व पर्यावरण प्रदूषण होने के क्या क्या कारण है, जैसे कि जंगल की कटाई हो गया, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो गया, पर्यावरण के अत्यधिक साधन तथा ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा चीजों के बारे में हम लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको डिटेल में बताए थे कि ग्लोबल वार्मिंग वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का क्या क्या उपाय है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा था। आज जो है हम लोग वन प्रांतर के बारे में पढ़ेंगे और आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष और महत्वपूर्ण कदम, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर आगे हम लोग पर्यावरण आंदोलन कुछ है, उनके बाद जल संसाधनों की भू राजनीति है, फिर जल संसाधन है, फिर जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, कोशिश क्या ये चैप्टर आपका इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल भी मत घबराइए, बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो, और प्लस शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। वन प्रांतर ये जो है एक प्रकार का पर्ता है जिसमें वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है ना। वन प्रांतर जो है एक पर्ता है जिसमें जंगलों के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसको काटा नहीं जाता है क्योंकि इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही हम लोग पावन वन प्रांतर या देवस्थान कहा जाता है ना। इन्हें ही हम लोग कहते हैं पावन वन प्रांतर या फिर देवस्थान। यानी कि ये एक प्रकार का पर्ता है। जैसे हम लोग अगर कोई जंगल को काट रहे हैं तो जंगल का कुछ हिस्सा है जिसको नहीं काटते। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि वहां पर ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा एक होता ना, आस्था रखा जाता है कि यहाँ पर कोई पुण्य आत्मा है या फिर कोई देवता है, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं पावन वन प्रांतर या देवस्थान। हिंदू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी शामिल है। यानी कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो हिंदू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की भी पूजा करते हैं जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी शामिल है और वो इन चीजों को, इन मतलब कि पेड़ पौधे की भी वो पूजा करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष और क्या क्या महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि ये जो पर्यावरण का मसला है इसमें भारत का क्या पक्ष है और क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं भारत, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए तथा इसका समर्थन किया। यानी कि 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है भारत ने हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 2002 में। और इसका समर्थन भी किया था। चीन, भारत तथा अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण युग में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका योगदान नगण्य था। यानी कि इनको जो है ना प्रोटोकॉल पर ये तो सिग्नेचर किया 2002 में, लेकिन इनको ना कुछ छूट मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये जो है ग्रीन मतलब कि ये उतना विकासशील देश है ना, ये विकसित देश नहीं, ये विकासशील देश है। विकासशील देश वो तो ज्यादा प्रदूषण फैलाता नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा छूट दिया गया था कि तुम को थोड़ा सा छूट है। छूट इसीलिए क्योंकि ये प्रदूषण फैलाता ही नहीं है। जब ये प्रदूषण फैलाएगा ही नहीं तो फिर बताओ ये मतलब कि संरक्षण क्या करेगा, है ना। अब आगे देखते हैं। 2005 के जून में ग्रुप 8 यानी कि समूह 8 के जो देश है उनकी एक बैठक हुई तथा भारत ने इसमें अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम मात्रा में है। यानी कि 2005 के जून महीने में ग्रुप 8 के देशों के बीच जो है एक बैठक हुआ था, ठीक है। वहीं पे भारत इस बात को कहा था कि देखिए विकासशील देश जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस, यानी कि विकासशील देश जो है वो कम उत्सर्जन करता है ग्रीन हाउस गैस का, यानी कि प्रदूषण जो है वो कम फैलाता है। विकासशील देश किसके कंपेरिजन में, किसकी तुलना में? विकसित देशों की तुलना में। विकसित देश जो है वो ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। तो भारत ने यह भी कहा कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो विकसित देशों की है क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा गैसों का उत्सर्जन किया है। और भारत ने इस बात पर भी जोर दिया
कि विकसित देशों को जो है ना ज्यादातर संरक्षण करना चाहिए, उनको ज्यादा योगदान देना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले ये तो विकसित है, तो ये ज्यादातर फैक्ट्रियां औद्योगिक जो है वो विकसित देशों के पास है। दूसरा, ये बहुत लंबी समय से जो है बहुत ही लंबी अवधि तक जो है गैसों का उत्सर्जन करता है, तो इसका मतलब है कि उनको जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खास करके उत्सर्जन मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, और उनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी यानी कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया, ध्यान रखिएगा। 2001 में भारत ने जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत ने 2003 के बिजली अध्ययन में नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है। यानी कि जो बिजली अध्ययन में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इनके प्रयोग में जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया। कब? भारत ने 2003 में। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर काम चल रहा है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का प्रयोग होगा, है ना। यानी कि बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, जहां पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का जो है प्रयोग होगा। भारत ने 20 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरिस जलवायु समझौते पर भारत ने जो है कब हस्ताक्षर किया? 20 अक्टूबर 2016 को। ठीक है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रिव्यू, यानी कि जैसे कोई हम लोग वीडियो देखते हैं तो उन पर रिव्यू करते हैं, कोई ट्रेलर देखते हैं तो उन पर रिव्यू करते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुनरावलोकन। क्या बोलते हैं? पुनरावलोकन। 1997 में किया। यानी कि भारत जो है वो पृथ्वी सम्मेलन का जो समझौता हुआ था, इसी पर रिव्यू जो है वो कब किया? 1997 में। ठीक है। COP 23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCCC, और UNFCCC का फुल फॉर्म मैंने आपको कल के वीडियो में पार्ट 1 में बताया था, इसलिए पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्फ्रेंस का मतलब जलसा, यानी कि एक प्रकार का मीटिंग, है ना। तो COP 23rd उसी को बोला जाता है। COP 23rd का फुल फॉर्म होता है 23rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC। इसमें भी भारत ने वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण की बातों को मजबूती के साथ रखा। 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य जो है रखा है। ठीक है। तो ये हो गया पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, और कुछ महत्वपूर्ण कदम है जो कि हमने आपको इस वीडियो में इस टॉपिक में बताया। अब आगे हम लोग देखते हैं पर्यावरण आंदोलन। देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के अलग अलग देशों की सरकारों तथा विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए, है ना। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग जगह के लोगों ने, अलग अलग जगह के कार्यकर्ताओं ने जो है अपने अपने स्तर के हिसाब से वो लोग आंदोलन जो है वो किए हैं। जैसे फिलीपींस में हरित संगठनों ने, यानी कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए आंदोलन चलाए थे। ठीक है। यानी कि फिलीपींस में जो है जो हरित संगठनों ने जो है गरुड़, और ये गरुड़ एक पक्षी का नाम है, ईगल गरुड़, जिसको ईगल उसका इंग्लिश नाम है, गरुड़ वो पक्षी का नाम है। और भी बहुत सारे शिकारी पक्षी है जो कि अभी खत्म हो गया है या विलुप्त हो रहा है, तो इनको बचाए रखने के लिए कई आंदोलन चलाए हैं फिलीपींस वालों ने। ठीक है। उनके बाद दक्षिण देशों में मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, चीन हो गया, मलेशिया हो गया, अफ्रीका तथा भारत में वन आंदोलन चलाए गए हैं। यानी कि इन देशों में भी वन आंदोलन, यानी कि जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में जो है आंदोलन चलाए गए हैं। ठीक है। किसके विरोध में? खनिज उद्योगों के विरोध में ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चलाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन चलाए गए हैं, जिनमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। कि दक्षिण अफ्रीका हो गया, थाईलैंड हो गया, और इंडोनेशिया हो गया, और चीन और भारत हो गया, जहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। तो इनके विरोध में, यानी कि इनके बनाने के विरोध में ये आंदोलन चलाए गए हैं। ये आंदोलन क्यों चलाया जाता है? तो क्योंकि बांध जब बनता है ना, बांध मतलब डैम, यानी कि जैसे कोई पानी को रोकने के लिए जो बांध बनता है, तो ये बांध में होता क्या है, ये पानी को जो रोकता है ना जब, तो ये पानी रोकने के कारण जो उसके बगल वाला जो एरिया है वो फुल हो जाता है, और वो भरने के कारण जो वहाँ लोग होते हैं प्रॉपर, उनको वहाँ से भागना पड़ता है, वो अपना जो घर है उनको छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। तो इसका भी जो है इन दोस्तों ने इनका भी विरोध किया है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ पर भी विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा, खास करके क्योंकि यहाँ पर बांध बनाया जा रहा था। और आपको पता है बांध बनाने से क्या होता है, जो लोग होते हैं अगल बगल के बांध के अगल बगल में जो लोग बसे हुए होते हैं पहले से, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि
पानी जो है वो भर जाता है, अब जिससे उनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिलीपींस में कई समूहों तथा संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, इनके खिलाफ जो है आंदोलन चलाया। ठीक है, तो फिलीपींस में कई समूह है, कई संगठन है जो कि एक साथ मिलकर के एक कंपनी जिसका नाम क्या है वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, यानी कि ये जो कंपनी है इनका विरोध ऑस्ट्रेलिया का ये कंपनी है और वहां पर भी जो है इसका विरोध हुआ इस कंपनी का। ठीक है, 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, यानी कि पहला ऐसा आंदोलन चला खास करके बांध के बनने के विरोध में यह आंदोलन चला। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ध्यान रखिएगा 1980 के दशक के शुरुआती में और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध आंदोलन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो ये चला था आंदोलन, ये एक नदी को जिनका नाम है फ्रैंकलिन नदी और एक परवर्ती वन, एक जंगल है, उसको बचाने के लिए जो है ये आंदोलन चला था। क्योंकि अब देखिए ये जैसे ये डैम है, ठीक है, ये डैम है यानी कि ये पानी को रोकने वाला क्या है, एक प्रकार का मान लेते हैं ये पानी को रोकने के लिए डैम बनाया गया है, यानी कि बांध बनाया गया है। अब जब ये पानी को रोकेगा तो ऑटोमेटिक है कि पानी फुल होते जाएगा। जब पानी फुल होते जाएगा तो जो इस पार का लोग रहेगा, यानी कि जिधर पानी फुल हुआ है उधर वाले लोग को तो परेशानी होगा, यहाँ पर जितने भी जंगल होंगे वो जंगल खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे उनको वहां से भागना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो इसी को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है और इसी को रोकने के लिए लोग जो है आंदोलन करते हैं। और फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध में भी तुर्की से लेकर के थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर के चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है अभी प्रेजेंट में, और इनको रोकने के लिए लोग हर तरीके से आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है संसाधनों की भू राजनीति। यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है, यानी कि यूरोपीय देश जो इतना विस्तार हुआ फैला है इसका मुख्य कारण है अधीन देशों का आर्थिक शोषण, यानी कि वो लोग जो है हमेशा देशों का शोषण करते रहा है। ठीक है, जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उस देश की विकास भी उतनी अच्छी होगी। पानी के ऊपर नियंत्रण और पानी के बंटवारे को लेकर लड़ाइयां जो है वो विभिन्न देशों के बीच लड़ाई हुई। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार है, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास तेल है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस देशों का महत्व जो है, उन देशों का दबदबा जो है ज्यादा बढ़ा है जिनके पास तेल है। विकसित देशों ने तेल की खपत को पूरा करने के लिए समुद्री मार्गों पर सेना जो है तैनात की है। ठीक है, तो ये जो है संसाधनों की भू राजनीति है, यानी कि यहाँ पर कहने का सिंपली मतलब है कि यूरोपीय देश जो इतना फैला है उसका कारण क्या है, तो क्योंकि वो आर्थिक देश, जितना भी देश है जहाँ पर जो है जैसे भारत है, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीज था, फसल वगैरह बहुत ज्यादा उपजाऊ था। अंग्रेज यहाँ पर आया, लूट के लेके चले गया, तो अंग्रेज हो गया यूरोपीय देश, है ना। तो यूरोपीय देश जो है वो छोटे छोटे जो देश थे उनका शोषण किया और यहाँ पर जितना भी संसाधन थे इनको क्या किया, वो ले लिया, और इससे क्या हो गया, उनकी विकास भी उतनी अच्छी होगी। जिसके पास जितना संसाधन होगा तो संसाधन तो लेके चले गया, तो उतना विकास भी उनके पास हुआ। ठीक है, अब पानी के ऊपर नियंत्रण और पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा जो है देशों के बीच लड़ाई होती है ना। जैसे कि जॉर्डन का पानी है, इनके लिए 4 राज्य दावेदार है हमेशा। जॉर्डन का जो पानी है उनके लिए जैसे इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ये चारों जो राज्य है, चारों जो देश है वो हमेशा एक प्रकार का लड़ाई करते रहता है। तो पानी पर भी किसी का हक नहीं है, लेकिन ये लड़ाई करते रहता है। तो ये भी संसाधनों की भू राजनीति है। और तीसरा मैंने आपको समझाया कि जिसके पास तेल है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो है बहुत ही मतलब कि समझिए कि इनका जो दबदबा है वो बढ़ गया है, यानी कि इनका महत्व जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जल संसाधन। 10th क्लास में तो आप लोग पढ़े होंगे, बस थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, पूरी दुनिया के लिए पानी जो है वो एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। दुनिया में हर क्षेत्र में स्वच्छ जल समान रूप से वितरित नहीं है, यानी कि पूरी दुनिया में स्वच्छ जल जो है वो समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं पे स्वच्छ जल कम है, कहीं पे ज्यादा है। इस कारण यह संभावना है कि जल संसाधन को लेकर 21वीं सदी में अनेक देशों के बीच झगड़े की जड़ बन जाएगी। यानी कि 21वीं सदी में ऐसा संभावना जताया जाता है कि 21वीं सदी में बहुत सारे देशों के बीच खास करके जल संसाधन को लेकर के बहुत ही बड़ी झगड़े होने वाली है। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हिंसक संघर्ष होगा, यानी कि बिल्कुल मारधार वाला लड़ाई होगी, खास करके जल को लेकर के, जल संसाधन को लेकर के, जिसे विद्वानों ने जल युद्ध नाम दिया है। और इसे ही विद्वानों ने अनुमान लगाया है और इसी को एक नाम भी दिया है जल युद्ध, यानी कि जल के लिए जो लड़ाई होगा उनको क्या बोलेंगे, जल युद्ध बोलेंगे। और ऐसा विद्वानों ने जो है अनुमान भी लगाया है। ठीक है, अब जल संसाधन विवाद क्या है, तो देखिए
1950 तथा 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, 1950 तथा 60 के दशक में इजराइल हो गया, सीरिया हो गया और जॉर्डन हो गया, इनके बीच संघर्ष हुआ। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव की दिशा को मोड़ने की कोशिश की थी। वर्तमान में तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इनके बीच जो फरात नदी है, इन पर बांध निर्माण को लेकर के एक दूसरे से तानातनी बनी हुई है ना। ये जो तीनों देश है, इनके बीच एक नदी है जिनका नाम है फरात। इसी पर बांध बनाने के लिए इन तीनों देशों के बीच जो तनातनी है वो हमेशा अभी बनी हुई है। ये लोगों के बीच तनातनी जो है वो चल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तेल भंडार। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर निर्भर है ना। 20वीं सदी की अधिकांश ऐसी समय है, 20वीं सदी की अधिकांश समय में विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ना, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध तथा संघर्षों का इतिहास है। खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। ठीक है, खाड़ी क्षेत्र जो है वो भी पूरी दुनिया का तेल उत्पादन का जो है लगभग 30% जो तेल उत्पादन है वो खाड़ी क्षेत्र से ही होता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% भाग मौजूद है। इसी कारण यही मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जो भविष्य में तेल की मांग में ज्यादा बढ़ोतरी होने पर पूर्ति कर सकता है। ठीक है, दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसका लगभग 95% भाग जो है वो पेट्रोलियम से ही पूरा होता है ना। दुनिया जो हम लोग अभी जो सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो 95% जो भाग है वो सिर्फ पेट्रोल से ही पूरा होता है। पूरी औद्योगिक, अच्छा पेट्रोल में ही आपका डीजल वगैरह सब कुछ आ जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को आप ऐसा मत समझ लेना कि ये पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोलियम का मतलब ही होता है कि इसमें डीजल, केरोसिन, पेट्रोल ये तीनों चीज आता है। ठीक है, तो 95% भाग जो है वो पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के ढांचे पर टिकी है, यानी कि पूरी जो औद्योगिक दुनिया है वो भी पेट्रोल पर टिकी है। हालांकि जमीन के नीचे अभी अरबों बैरल तेल जो है वो संरक्षित है, फिर भी तेल को लेकर देशों के बीच विवाद है ना। यानी कि जमीन के अंदर लगभग अरबों बैरल, अब बैरल क्या होता है आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अरबों बैरल जो तेल जो है वो अभी भी संरक्षित है, सुरक्षित है, लेकिन अभी भी देशों के बीच इस तेल को लेकर के विवाद जो है वो है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं सऊदी अरब का तेल भंडार। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ठीक है, तो इसको प्लीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है 1/4 हिस्सा जो है वो सऊदी अरब के पास है और सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ठीक, अब आगे है ईजी यानी कि इराक का तेल भंडार। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी कि ये जो है दूसरा नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है, यानी कि इराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर तेल भंडारों को लेकर के खोजबीन जो है वो अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार जो है वो 112 अरब बैरल होगा, यानी कि एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। तो ऐसा संभावना है कि इराक में जो है तेल भंडार 112 अरब बैरल होगा और एक बैरल बराबर कितना होता है 159 बैरल। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी आपको कहा कि अरबों बैरल तेल जो है वो अभी भी संरक्षित है। तो बैरल का मतलब हो गया 159 लीटर, 159.987 लीटर एक बैरल बराबर होता है। और इससे भी अधिक जो तेल है वो इराक के पास ऐसा संभावना है कि उस जगह पर है जिसको अभी खोजी नहीं गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उस जगह को खोजी गई है लेकिन वहां पर अभी भी तेल नहीं खोजी गई है। ठीक है, अब देखते हैं मूलवासी तथा उनके अधिकार। देखिए, यूएनओ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी यानी कि इंडिजीनियस पीपुल बताया जो देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। उसी को क्या कहा, मूलवासी कहा। तो मूलवासी किसे बताया यूएनओ ने? अच्छा, ये कब बताया था? 1982 में। तो यूएनओ ने मूलवासी ऐसे लोगों को बताया जो बहुत दिनों से किसी देश में रहते चला आ रहा था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपना अधीन बना लिया। कोई दूसरा संस्कृति हो गया, फिर कोई दूसरा जाति हो गया जो उनका अपना जाति वाला बना लिया, फिर अपने अधीन बना लिया। उसी को बोला जाता है मूलवासी। भारत में मूलवासियों के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। भारत में जो मूलवासी है उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, या तो जनजाति या तो आदिवासी। तो कभी भी अगर आदिवासी आ जाए, जनजाति आ जाए, इसका मतलब होता है मूलवासी। ठीक है, फिलीपींस के कोरडीलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं, यानी कि फिलीपींस के कोरडीलेरा क्षेत्र है जहां पर 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या जो है 10 लाख है।
यानी कि चिले में मापुसे नामक जो मूलवासियों की संख्या है कितना है, 10 लाख। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तरी अमेरिकी मूलवासियों की संख्या जो है 3,50,000 है। पनामा नहर के पूरब में कुला नामक मूलवासी 50,000 की संख्या में है। उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की संख्या 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलन की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। भारत में मूलवासी की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 8% है, यानी कि भारत में मूलवासी की जो जनसंख्या है वो हम लोगों का टोटल जनसंख्या का कितना है, 8%। कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। यानी कि एक जनजाति है जिनका नाम है घुमंतु जनजाति। इनको अगर हम लोग छोड़ दें तो भारत का जितने भी आदिवासी है, यानी कि जितनी भी जनजाति है, वो अपना जीवन यापन यानी कि अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किस पर निर्भर है, खेती पर यानी कि कृषि पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मूलवासी तथा उनके अधिकार, बस ये 2-3 लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, कि चिले में मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। ठीक है, और भारत में मूलवासियों के लिए जनजाति या आदिवासी का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 1975 में मूलवासियों का संगठन यानी कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपुल। देखिए 1975 में मूलवासियों का संगठन बना क्योंकि 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेता के बीच संपर्क जो है वो बढ़ गया था तथा वे जागरूक हो चुके थे। यूएनओ में सबसे पहले इस संगठन को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अलावा आदिवासियों के सरोकारों से संबंधित 10 स्वयंसेवी संगठनों का भी दर्जा दिया गया। तो ये था आपका 1975 में मूलवासियों का संगठन। ठीक है, अब देखिए ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए, अगर आपको पीडीएफ लेना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन या नोट्स, थ्योरी या फिर कोई भी चीज़, क्विज वगैरह, टेस्ट वगैरह, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप का नाम है तनु क्लासेस। ठीक है, ऐप का नाम है तनु क्लासेस। आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है और ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर कोर्स पे जा करके आप जो है कोई भी पीडीएफ के लिए किसी भी सब्जेक्ट में जाकर के आप परचेज कर सकते हैं और आप तुरंत परचेज करें। बहुत ही कम प्राइस में आपको पीडीएफ जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 8वां चैप्टर है वो आपका समाप्त हो गया। अब आपका लास्ट चैप्टर 9 बच गया जिसका नाम है वैश्वीकरण। ये चैप्टर समाप्त होने के बाद फिर हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इनको शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार जम करके वीडियो को शेयर कर दीजिए वीडियो खत्म होने से पहले, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, प्लीज वीडियो को शेयर करते हुए जाना। थैंक यू।